Uh, Actually, your voice is not coming, sir. म्यूट क्यों है? Hello. Hello. Now Yeah. Now it's coming. it's audible. Yeah. It is also audible. Yeah. सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एनआईटी के सभी फैकल्टी एंड सभी स्टूडेंट्स एंड हु ऑल द ज्वाइनिंग इस दिस वेबिनार। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। उसके बाद आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड इनोवेशन इन आयुर्वेदा, उसके संबंध में मैं ब्रीफ पहले तो आयुर्वेदा का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको क्योंकि आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आप हमारे आयुर्वेद में कहाँ तक क्या क्या अभी जो है इनोवेटिव आप कर सकते हैं कुछ भी, तो उसके संबंध में अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ आयुर्वेदा का, और इसके लिए मैं स्लाइड शेयर। हाँ ठीक है, अब चालू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आयुर्वेदा मीन्स आयु एंड वेदा। आयु मीन्स लाइफ मीन्स अपन आयु को बोलेंगे जन्म से लेके मृत्यु तक, फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, दैट इज आयु, और उसी को बोलते हैं लाइफ। वही पीरियड कहलाता है लाइफ। और वेदा मीन्स जानना या समझना या उसका जो साइंस है। तो सिंपल वर्ड में द साइंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ के बारे में ही जानना या अपने खुद के बारे में ही जानना आयुर्वेद है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये इसका अपन पहले इतिहास देखते हैं कि आयुर्वेदा आया कहाँ से। तो आज से लगभग 600 साल पहले, 900 साल पहले जो है आयुर्वेदा चला आ रहा है, 900 वर्षों से पहले। और इसका जो है जो ओरिजिन हुआ था लगभग 5000 हो गया, 5000 पहले। पहले वाला स्लाइड प्लीज। फर्स्ट स्लाइड। हेलो, हाँ, 900 BC पहले इसका आयुर्वेद जो है अस्तित्व में आया था, और लगभग 5000 साल आयुर्वेद को हो गए हैं अभी तक। और आयुर्वेद जैसे कि जानते हैं द साइंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ को ही जानना उसी का साइंस है आयुर्वेद में। नेक्स्ट करेंगे। आयुर्वेद जो है इसकी उत्पत्ति माना जाए तो अथर्ववेद में, अपन हमारे जो 4 वेद है उनमें से एक है अथर्ववेद। उसी में से आयुर्वेद का बहुत सारा वर्णन मिलता है। और अगर आयुर्वेद का उत्पत्ति का मेन सोर्स माना जाए तो इनको जो सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने इनको इसका स्मरण करके ही लगभग 1 लाख श्लोका में आयुर्वेद का उन्होंने स्मरण किया और आयुर्वेद संहिता की रचना की। और इसके बाद इंडियन मैथोलॉजी में ऐसा है जो हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है, आयुर्वेद वहां से आया। ब्रह्मा जी ने इसको तैयार किया। ब्रह्मा जी से वो दक्ष प्रजापति जी ने इसको अडॉप्ट किया। वहां दक्ष प्रजापति जी ने इनको जो देवों के चिकित्सक थे अश्वनी कुमार, उनको दिया, और देवों की चिकित्सक अश्वनी कुमार ने इसको आगे इंद्रदेव को दिया। इंद्रदेव ने वहां से उसके बाद यहाँ तक की उत्पत्ति जो है पृथ्वी से ऊपर थी, और उसके बाद यह पृथ्वी में आई। तो पृथ्वी में इसको इंद्रदेव ने काश्यप और
आत्रेय, काश्यप और भरद्वाज ऋषियों को दिया। यहाँ उसके बाद उन्होंने अपने अपने ज्ञान से या वो भी इनोवेट करते गए और नई नई उसमें चीजें ऐड करते हुए जो वर्तमान स्वरूप में है और आज भी उसका परिसंस्करण होता है। तो उस स्वरूप में आज एक एक करके परिसंस्करण करते हुए आज जो स्वरूप है उसमें है आयुर्वेदा। नेक्स्ट। हाँ ठीक। देयर आर टू मेन रीऑर्गेनाइजर, चरक एंड सुश्रुत। दो मेन ऑर्गेनाइजर थे। ऑर्गेनाइजर तो ब्रह्मा ही है और रीऑर्गेनाइज उसको किया चरक एंड सुश्रुत ने। और उसके बाद में ये दोनों चरक एंड सुश्रुत को फॉलो करते हुए उससे थोड़ा सा हट के अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय अस्तित्व में आई। नेक्स्ट। आयुर्वेद, जैसे कि आप जानते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वैसे आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस हैं। ये जो है शुरुआत से ही चली आ रही है, उसको अपन अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। इसमें फर्स्ट है काय चिकित्सा, जिसको अपन आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है शल्य चिकित्सा, जो आयुर्वेद का सर्जरी है। अपन सुनते भी हैं सुश्रुत जी के बारे में। इन्होंने ही मेन सर्जरी के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे, जिनको चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो वो फर्स्ट डन बाय सुश्रुत। देन बाद में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी उसको एडॉप्ट किया। उसके बाद है सलाख की चिकित्सा, जिसको आज हम लोग ENT के बारे में जानते हैं। उसके बाद बाल रोग चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स, जरा चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ जेरियाटिक्स, रसायन चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल्स ना होके रसायन चिकित्सा जो है बोल सकते हैं कि रसायन चिकित्सा मतलब कोई केमिकल नहीं है। ये रसायन मतलब होता है कि हाउ टू वी इम्प्रूव अवर लाइफ, हमारे लाइफ को या हम हेल्दी लाइफ किस प्रकार से जिए। तो एंटी एजिंग जो चिकित्सा है वो है रसायन चिकित्सा। उसके बाद आते हैं वाजीकरण, ट्रीटमेंट विथ एफ्रोडेसिक, दैट इज कॉल्ड वाजीकरण। उसके बाद लास्ट में आता है विष चिकित्सा। आयुर्वेद में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जितने भी चाहे स्नेक हो चाहे टॉक्सिक जो भी प्राणी है, एनिमल्स है, उनको उनसे अपन कैसे बच सकते हैं उसका ट्रीटमेंट इसमें पूरे विस्तार से बताया गया है। दैट इज कॉल्ड विष चिकित्सा, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट। इसके बाद अपन आते हैं आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट का मेन न्यू है पंच महाभूत। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि पूरा जितना भी यूनिवर्स का जो भी पदार्थ है, सभी चीजें, चाहे आप हो हम हो चाहे कोई भी पदार्थ है, वो इन्हीं 5 महाभूत से बना है। और ये 5 महाभूत कौन सा है? पृथ्वी, अर्थ, आप या जल जिसे वाटर, तेज जिसे अग्नि बोलते हैं या फायर, वायु जिसे एयर, एंड आकाश जो है वैक्यूम। ये 5 महाभूत से बना हुआ है। नेक्स्ट। और ये इसी 5 महाभूत का जो कॉम्बिनेशन है वो ये बॉडी है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ 5 basic elements. The body has perfect balance of the elements, and when the balance is disturbed, an unhealthy condition develops, which we call illness. जब इनका बैलेंस रहता है तो अपन हेल्दी रहते हैं, और जहां भी इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है वहां पे अपन बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद इसमें अपन देखे जाए तो पृथ्वी जो है शेप फॉर्म करता है हमारे शरीर का। पृथ्वी तत्व
और जल तत्व है वो मेंटेनेंस करता है लिक्विडिटी का और लुब्रिकेशन के लिए। हमारे शरीर में तेज जो है अग्नि वो प्रोड्यूस करता है हीट एंड एनर्जी, हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आपका वायु जो है इट इज द वाइटल फोर्स विच कंट्रोल रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन या जितने भी एक्टिविटी है जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वायु के द्वारा कंट्रोल की है। इसके बाद आकाश महाभूत जो है ऐसा बोला जा रहा है कि शरीर में जो भी स्पेस है, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स में हो चाहे बाहर में, जो भी स्पेस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आकाश महाभूत। नेक्स्ट, अब आते हैं आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है, दोष धातु और मल सिद्धांत। इसी में से सबसे फर्स्ट जो दोष सिद्धांत है उसमें है त्रिदोषा थ्योरी। ये त्रिदोषा थ्योरी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानते हैं। तो ये जैसे अपन जानते हैं 5 एलिमेंट जो है जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि, और इसी में अपन जो है हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ, इसका समावेश करते हैं। और ये ऐसा है कि अगर दोषा जो है इम्प्योरिटी या इम्बैलेंस है तो हम बीमार पड़ते हैं, और ये सम अवस्था या बैलेंस में रहते हैं तो हम जो है हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं जैसे अब हमने अभी 5 लाइफ के एलिमेंट के बारे में बताया है, उसी में अपन डिस्कस करते हैं वात। वात जो है बना है एयर एंड वायु और आकाश और वायु से बना है, एयर एंड स्पेस से बना है वात, एयर और स्पेस का से बना है वात। उसके बाद पित्त बना है वाटर एंड फायर से। इसके बाद आता है कफ जो बना है अर्थ एंड वाटर से। नेक्स्ट, अब इसी में देखते हैं अपन कि अपन बताए कि 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, और वही 3 दोष ही ऑल टाइप्स ऑफ, जब वे समान या बैलेंस रहते हैं तो बॉडी हेल्दी होती है, इन्हीं का इम्बैलेंस होता है तो बॉडी अनहेल्दी होती है। और हर जो दोष है उसके मान के चलिए प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम सामने में जो भी पेशेंट आता है उसका डायग्नोज करते हैं कि इसमें उसको देखते हुए उसका इंस्पेक्शन करते हुए या जो भी, तो उसमें हमको समझ में आता है कि उसमें कौन सा दोष विकृत हुआ है या इम्बैलेंस हुआ है। जैसे वात है, वात में आप अपन देखेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ मोशन जो है ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, सॉल्यूबल, मूवेबल एंड क्लियर, ये जो है वात का मेन प्रॉपर्टीज है। और पित्त का मेन प्रॉपर्टीज है हॉट, शार्प, लाइट, लिक्विड, मोबाइल, ऑयली एंड सॉल्यूबल, ये जो है आपका पित्त प्रकृति का। और इसके बाद आता है कफ जो है वाटर, जिसमें वाटर और अर्थ मिला हुआ है, और इसका जो प्रॉपर्टीज है हैवीनेस, स्लो, डल, कोल्ड, वेट, लिक्विड, डेंस, क्लाउडी, ये जो है आपका कफ का प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, वात पित्त कफ। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस से अपन रिलेट करें तो अपन ये सोचेंगे कि वात क्या है। वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स एंड सेंसेशन इंक्लूडिंग मोटर एक्शन एंड इनसाइड द बॉडी। मतलब वात जो है हर प्रकार के मूवमेंट और सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर अपन सोचें कि वात क्या है, तो ये वात जहाँ पे भी जहाँ पर भी मूवमेंट होगा और सेंसेशन होगा, चाहे मोटर या न्यूरॉन वाला, उसमें अपन वात को
मानेंगे। उसके बाद आता है पित्त। पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल physiochemical all physiochemical activities in the body, the form of metabolism, production of heat and energy। जनरली अपन मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, ऑल द मेटाबॉलिज्म विच in the body is responsible for पित्त। पित्त के द्वारा ही पित्त ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पित्त के द्वारा ही ये हमारी बॉडी में होती है। इसके बाद कफ इज द सबस्टेंस विच मेंटेन कंपोनेंट्स इन द बॉडी बाय प्रोवाइडिंग द फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड का जितना भी अपन को आवश्यकता है उसका जो भी बैलेंस है वो कफ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वात। अब अपन पढ़ चुके हैं वात। वात क्या है अपन जान लिए कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मूवमेंट इज डन बाय वात। अब इसमें देखते हैं कि अपन क्या करते हैं तो अपन को पता चलता है कि वात का वो एक्टिविटीज है। जैसे वात जो है हेल्प करता है एक्सेलेशन में, मूवमेंट, डिस्चार्ज, इम्पल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ टिश्यूज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस। और ये जब डिस्टर्ब होता है तो हमको ऐसा क्या सिम्टम्स दिखता है, जैसे वीकनेस फील होता है, ट्रिमर्स है, कॉन्स्टिपेशन है, इंसोम्निया, नींद डिस्टर्ब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ट्रिमर्स हो जाता है। और ये मेनली ये बोला जाता है कि वात का स्थान क्या है, क्योंकि बॉडी में सभी का स्थान निश्चित है कि वो कहाँ पर उसका मेन स्थान बोला जाए तो अपन देखेंगे कि लोअर एब्डामिन में वात का स्थान होता है, जैसे कोलोन है, थाई वाला पार्ट है, हिप्स, ईयर्स एंड बोन्स में, हिप्स एंड बोन्स में। नेक्स्ट करेंगे। पित्त। अब इसके बाद नेक्स्ट है पित्त। पित्त में अपन देखते हैं कि पित्त जो है जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है बॉडी का उसको कंट्रोल करता है। इसको अपन मान सकते हैं कि यह मेनली बॉडी का एसिड फॉर्म एज फायर, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका वर्क है डाइजेशन, हीट, हंगर, थर्स्ट, इंटेलिजेंस, करेज, सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो अगर ये बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो येलो कलर ऑफ स्टूल, यूरिन, आइस एंड स्किन। जनरली अपन जॉइंटिस में देखते हैं आइस, स्किन का कलर जो है चेंज हो जाता है, येलोइश हो जाता है। उस टाइम इसी पित्त जो है एग्रीगेट होके अपना रूप दिखाती है, जिसके वजह से हम जान पाते हैं कि ये पित्त बढ़ गया है और वो उसी को अपन जॉइंटिस कहते हैं। लोकेटेड एक स्मॉल, और इसका लोकेशन जो है अपन लोअर एब्डामिन और अपर जो थोरेक्स है उसके बीच में जो भी मिडिल वाला पार्ट है, अम्बिलिकल वाला पार्ट है, इसमें इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, वहाँ पे पित्त का निवास स्थान माना जाता है या प्लेस करता है वहाँ पे, जिसमें स्टमक, ब्लड और लिम्फ आदि इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट कफ। अब कफ के बारे में अपन देखें तो कफ जो है शरीर को स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन और जो भी जितने भी जॉइंट्स है उनको एक साथ रखता है, तो ये है पित्त। और इसका एक्सेसिव होने से बॉडी में अगर कफ अगर कफ ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो अपन को जो फील होता है जैसे नाउजिया है, लिथार्जी है, कफ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, एक्सेसिव स्लीपिंग। अपन देखते हैं कि कई बार हम जब सवेरे उठते हैं तो अपन फील करते हैं कि बॉडी एकदम थका सा लग रहा है, या अपन फ्रेश भी हो जाते हैं तब भी ऐसा लगता है कि नींद लग रहा है। तो वहां पर यह है कि हमने उस टाइप के माहौल, उस टाइप के वातावरण में या उस टाइप का किसी प्रकार का अपन ने आहार लिया है या फूड
कंज्यूम किया है, जिसके वजह से अपने शरीर में जो है कफ जो है की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमको ऐसा फील होता है। ठीक, नेक्स्ट। अब आयुर्वेद में अपन देखते हैं कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का अपना अपन जो है वर्णन कुछ चरक संहिता के निदान स्थान चरक संहिता 8 पार्ट में डिवाइडेड है अलग अलग, जिसमें से एक है निदान स्थान। उसमें डिसीज का कैसे डायग्नोसिस करना है, कौन से डिसीज के बारे में, उसका इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइंस, सिम्टम्स, इसके बारे में बताया गया है। डायग्नोसिस में एक मेन इम्पोर्टेंट है पल्स डायग्नोसिस। आयुर्वेद में अपन देखते हैं कि जब भी आयुर्वेद का नाम आता है तो लोग बात पूछते हैं कि आयुर्वेद में तो नाड़ी विज्ञान बहुत फेमस है, और वहाँ तो देख के बता देते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या डिजीज है, क्या वजह है कि इसका शरीर बीमार है, ऐसे करके। तो आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा का वर्णन किया गया है, लेकिन नाड़ी परीक्षा के लिए बहुत ही निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। और नाड़ी अपन अगर एक लगातार अभ्यास से अपन जान सकते हैं कि पल्स के ही इम्पल्स से अपन को पता चल सकता है कि बॉडी में कहाँ पर इम्प्योरिटी है, इम्बैलेंस है। उसके आधार पे ये भी एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसके आधार पे अपन ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, अपन आयुर्वेद में से बहुत सारा एग्जामिनेशन का प्रोसेस बताया गया है, जिसमें फर्स्ट में पहला है दर्शन स्पर्शन प्रश्न, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में फर्स्ट है कि अपन देख के, पेशेंट को देख के, उसको छू के और उससे प्रश्न करके अपन उसके बारे में, उसके रोग के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया बाहर से। इसके बाद अष्टविध परीक्षा है। अष्टविध परीक्षा में है नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श दीर्घ आकृति, मतलब अपन पर्स को फिल करके नाड़ी को, स्टूल को देख के, यूरिन को देख के, टंग को देख के, और शब्द किस प्रकार से उसका वॉइस निकल रहा है उसको सुन के, उसको स्पर्श करके, उसके हाव भाव को देख के अपन डायग्नोज कर सकते हैं कि ये इसके अंदर कौन सा दोष जो है विसिएटेड है। नेक्स्ट। अब ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में 2 प्रकार का मेनली ट्रीटमेंट होता है। पहला होता है शोधन कर्म एंड सेकेंड होता है समन कर्म। शोधन मीन्स होता है, शोधन कर्म का एक प्रकार है पंचकर्म, एलिमिनेशन ऑफ मॉर्बिड फैक्टर, यानी कि शरीर से जो भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालना। पंचकर्म में 5 टाइप का प्रोसीजर है जिनके थ्रू हम शरीर के जो भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर कर देते हैं। और समन कर्म, समन मतलब पैलेटिव ट्रीटमेंट थ्रू आउट मेडिसिन। मेडिसिन के थ्रू अपन उसको, अगर ऐसा लगता है कि ये शोधन कर्म मतलब पंचकर्म के लायक नहीं है, इसलिए अगर ये ठीक हो सकता है तो फर्स्ट हम मेडिसिन देते हैं। अगर वहां से अगर दोष के लक्षण और गुण को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनको शोधन कर्म मीन्स इनका प्यूरिफिकेशन, बॉडी का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो पंचकर्म करते हैं। नेक्स्ट। पंचकर्म प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी के टॉक्सिक को क्लीन करके, बॉडी के टॉक्सिक अपन को क्लीन करके, और वहां पे जो भी चैनल या पैसेज ब्लॉक है उसको पंचकर्म के थ्रू बाहर किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट। बॉडी का मेन जो है, अपन देखा जाए तो जो भी हम आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में जो भी हम खाते हैं या ऐसा जो चीज हमको सूट नहीं करता, या जो चीज अपन
एक्सेसिव ले रहे हैं तो वो अपने बॉडी के लिए ठीक नहीं रहता। उस कंडीशन में वो जाके शरीर में टॉक्सिक मटेरियल क्रिएट करता है जो विभिन्न प्रकार से सिम्टम्स दिखा के बॉडी में प्रकट होता है। वो टॉक्सिक मैटर ही आम कहलाता है। तो जो हमारा पंचकर्म का उद्देश्य रहता है कि वहां पे जो भी आम दृष्टि है उसको बाहर किया जाए। नेक्स्ट, पंचकर्म। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि पंचकर्म में 3 प्रकार से अपन फर्स्ट इसको एक प्रकार से वो करते हैं। सुनो जी, किस टाइप से पंचकर्म करना है। तो पहला इसका जो प्रोसीजर रहता है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म मतलब प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर पूर्व कर्म में अपन देते हैं दीपन, पाचन, स्नेह और स्वेदन। दीपन पाचन द्रव्य जो है या मेडिसिन होता है जिसके द्वारा पहले दीपन पाचन मतलब अच्छे से डाइजेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन मीन्स होता है थ्रू ऑयलिंग के थ्रू, और स्वेदन मीन्स होता है वाष्प के थ्रू। अपन क्या है बॉडी को जो भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये इसके मेन कर्म में आता है। इसके बाद ये प्री प्रोसीजर था प्रधान कर्म में आता है वमन, विरेचन, वस्ती, नष्ट कर्म और रक्त मोक्षण। वमन मेनली कफ, जैसे कफ वाला दोष है उसमें वमन कराया जाता है। वमन मीन्स वोमिटिंग। इसमें क्या है मेडिसिनल ड्रग्स दे के अपन जो है वोमिटिंग करवाते हैं, जो जिससे कफ और उसके समान बहुत सारे दोष है वो दूर हो जाता है। विरेचन जो है पित्त का मेन ट्रीटमेंट है। विरेचन मीन्स होता है परगशन, और बोल सकते हैं कि इसमें क्या है अपन विरेचन में ये भी मेडिकेटेड एनिमा देते हैं जिसके थ्रू जो भी दोष है वो बाहर आता है। वस्ती एक प्रकार का यंत्र होता है। ये वात दोष के समन के लिए किया जाता है। इसमें भी मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड जो भी क्वाथ वगैरह है उसको दे के अपन जो है इंटरनल बॉडी पार्ट्स में इसको पहुंचाया जाता है जिससे वह शोधन होता है। उसके बाद आता है नष्ट कर्म। नष्ट कर्म जो है अपन ऑयल डालते हैं नाक में। ये जो मेनली अपन अपर नेक के ऊपर के जो भी पार्ट्स हैं उसमें अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, चाहे हेडेक है, चाहे ईयर एक है, चाहे आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बहुत ही ये बेस्ट होता है नष्ट कर्म। और चाहे एक्सेसिव कफ भी रहता है वो दोनों नाक में 2-2 बूंद ऑयल इंसर्ट करवाते हैं और जिससे वो पूरा जहां पर भी इम्प्योरिटीज रहते हैं उसको क्लीन करके बाहर निकालते हैं। रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग थेरेपी है जिसमें जब बहुत ज्यादा पित्त की मात्रा, पित्त को हम एक पित्त को मानते हैं कि जब पित्त एग्रीवेट होता है या विसिएटेड होता है तो वो नुकसान पहुंचाता है रक्त को या ब्लड को। तो उस टाइम में ये जरूरी हो जाता है कि एक्सेसिव अगर रक्त ब्लड जो है हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको ब्लड लेटिंग के थ्रू, ब्लड लेटिंग बहुत से उसका अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे हम जोंक भी लगाते हैं और जोंक लगा के ब्लड लेटिंग करते हैं और उसके लिए प्रस्थान एक वहां पे सिरा वेद करके ब्लड लेटिंग करते हैं। अलग अलग इसका प्रोसीजर है। इसके बाद आते हैं पश्चात कर्म। जब ये पंचकर्म का मेन कर्म हो जाता है उसके बाद पेशेंट को क्या है स्टेबलाइज करने की जरूरत होती है। उस टाइम अपन जो भी कर्म करते हैं उसको पश्चात कर्म करते हैं। क्वाथ ग्रहण मतलब उसको मेडिकेटेड काढ़ा बना के दिया जाता है जिसको क्वाथ बोला जाता है। गंडूस मुंह में मेडिकेटेड ऑयल या जो भी मेडिकेटेड ड्रग्स का वाटर लेके अपन मुंह में घुमाते हैं, ये कहलाता है गंडूस।
उसके बाद संसर्जन कर्म पेशेंट जो है अगर मेन पंचकर्म हुआ है तो एकाएक क्या है वो नॉर्मल माहौल में नहीं जा सकता, उससे पहले उसको धीरे धीरे नॉर्मली किया जाता है। उसके लिए अपन जो है बहुत सारा आयुर्वेदिक पेय बनते हैं। पेय एक प्रकार का मान सकते हो सूप और उसी प्रकार का लाइट वेट लाइट मान के चलिए एक प्रकार का इजली डाइजेस्टेबल फूड देते हैं ताकि वो पेशेंट धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में आए। इसके बाद है धूमपान। धूमपान मीन्स होता है एक यंत्र होता है जिसके थ्रू अपन पर्टिकुलर जरूरत पड़ता है तो धूमपान देते हैं, नाक के थ्रू धूम दिया जाता है मेडिकेटेड ड्रग्स का। इसके बाद आते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन थ्योरी। आयुर्वेद में जो जितने भी हर्बल्स या ड्रग्स हैं, जितने भी हर्बल्स उसमें जो है मेन रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव प्रॉपर्टी होता है। इसी को देख के अपन हर प्रकार का हर्बल मेडिसिन है या क्रूड ड्रग्स है उसमें ये डिसाइड करते हैं कि अपन को कौन सा देना है, कौन सा दोष है पेशेंट में, और अपन को उसके समन के लिए उसके अगेंस्ट चिकित्सा करते हैं। अपन अगर वात बढ़ा हुआ है तो वात को अपन बैलेंस लाते हैं, कफ अगर कम हो गया है तो कफ को भी बैलेंस करते हैं। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट का सिद्धांत ही है जो बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करना, जो घटा हुआ है उसको बैलेंस करना, और जो बैलेंस है उसी को अपन को लेके चलना है। उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या आहार विहार करना है। नेक्स्ट, इसमें रस अब अपन जैसे देखते हैं कोई भी मेडिसिन देते हैं चाहे हर्बल चाहे उसमें क्रूड ड्रग्स या रस औषधि, तो उसमें अपन देखते हैं कि ये जो रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, यह है क्या? रस मतलब यह एक्टिव एजेंट, जो भी मेडिसिन का जो एक्टिव पार्ट होता है वो रस है। उसके बाद गुण, गुण मतलब उसका क्वालिटी, वीर्य मतलब पोटेंसी, उसका पोटेंसी कितना है, विपाक लास्ट में वो अपन जो भी मेडिसिन दिए हैं वो लास्ट में किसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड विपाक डाइजेशन के बाद। प्रभाव, और कुछ कुछ मेडिसिन या ड्रग ऐसे हैं जो बियॉन्ड द लिमिट्स हैं, मतलब वो उसी को उसको कहा जाता है कि ये विशेष प्रभाव। हेलो हेलो Yes, sir, your voice is audible. Sorry for disturbance. Next, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में अपन क्या किस फॉर्म में मेडिसिन तैयार करते हैं? आसव, अरिष्ट, अर्क है, अवलेह है, क्वाथ है, चूर्ण है, घृत है, तेल के फॉर्म में वटिया, गुटिका, वर्ती के, कुपी, पक्व, परपटी, पिष्टि, भस्म, रसयोग, लव और मंडूल्य। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब फॉर्मुलेशन है, किस किस फॉर्म में अपन आयुर्वेद मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रसायन। इट इज बिलीव्ड आयुर्वेदा दैट क्वालिटीज रस धातु इन्फ्लुएंस द हेल्थ एंड अदर धातु ऑफ द बॉडी। Hence, the medicine which improves the quality of रस can be called रसायन। रस धातु को जो है क्वालिटी, क्योंकि अपन 7 टाइप्स ऑफ धातु मानते हैं। 7 टाइप्स ऑफ धातु मतलब अपन जो भी खाते हैं वो 7 धातुओं से, मतलब 7 पार्ट्स में 7 अलग अलग में जगह में जाके फाइनली उसका एक्सट्रैक्ट बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाता है, और इन्हीं को अगर अपन कुछ हेल्दी रखना है उसके जो मेडिसिन
ये हेल्दी रहेंगे तो हमारी आयु भी उतना ही और अच्छे से रहेगी। तो इसको अपन जो है आयुर्वेद में एंटी एजिंग ड्रग्स बोलते हैं, वो है रसायन जिसके माध्यम से अपन लेके युवा जो है युवा रह सकता है, और जो जिनका ओल्ड एज हो गया है वो भी अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। रसायन का इसमें बताया गया है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है, एडेप्टोजन होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, एंटी म्यूटाजेनिक होता है, और ब्रेन और माइंड में को स्ट्रेंथ करता है, डिजीज को प्रिवेंट करता है, लाइफ एंड लॉन्गेविटी को ये प्रमोट करता है, और एंटी स्ट्रेस एंड एंटी ऑक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक मैंने जो है जनरल जो है आयुर्वेदा का एक बेसिक आपको इंट्रो दिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आते हैं इनोवेशन पार्ट में। अब यहाँ पे मैं इनोवेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और ये सबसे पहली बात आती है कि हमको इनोवेशन की आवश्यकता क्यों है। और इनोवेशन में आप टेक्निकल जो भी स्टूडेंट है, चाहे टेक्निकल फील्ड के जो भी पर्सन है, वो हमारे आयुर्वेद में क्या योगदान कर सकते हैं, और हमारे अभी इनोवेशन में रिसेंटली क्या क्या इनोवेट हो रहा है, किस टाइप से इनोवेट हो रहा है, उसके बारे में ब्रीफ अपन इंट्रोडक्शन और डिस्कस करते हैं। मेन इनोवेशन का जरूरत किस वजह से है, तो एनी साइंस विच हैज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ वेरिंग इट time has to be equipped with updated principle and practice। अब हमेशा चाहे कोई भी साइंस हो, उसका अपडेशन बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेदा being the old health care system has got the time tested principle to its credit। और आयुर्वेदा का क्या है, जो टाइम टेस्टेड इसका प्रिंसिपल है, वो इसका न्यू भी बोल सकते हैं और बहुत जरूरी भी है। प्लस उसमें जिसका मेन बेसिक प्रिंसिपल से छेड़छाड़ ना करते हुए हम इसमें ऐसा इनोवेट करें कि इसका जो मूल जो आत्मा है वो बना रहे। बट एज न्यू डिमांड्स इशू इमर्ज, द प्रैक्टिकल डोमेन ऑफ द होलिस्टिक मेडिसिन आल्सो हैज टू बी अपडेटेड टू हायर लेवल। तो इसी प्रकार से अपन को इसमें ऐसा इनोवेट करना है कि ये, जबकि आज हर तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, हर साइंस जो है अपने आप को दिनों दिन आगे ले जा रहा है, तो हमको भी अपने साइंस को आगे ले जाने की जरूरत है, जिसमें नए नए इनोवेशन और नए नए आइडिया बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद एक और स्लाइड होगी इंट्रोडक्शन के, ठीक। इसके नेक्स्ट करेंगे, और एक स्लाइड और है। नेक्स्ट, ठीक है। अपन इंट्रोडक्शन के जस्ट बात डिस्कस करते हैं कि हमको हमारे चीज़ों को इनोवेट करने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है और उतना ही कॉस्ट भी लेती है, तो हमको ज़रूरत है कि वो टाइम भी उसमें बचे और जो है कॉस्ट भी उसका बचे, साथ ही उसमें और क्वालिटी बढ़ाया जाए कि वो क्वालिटी बढ़ने से इसका जो इफिकेसी है और बढ़े। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट भी आयुष के क्षेत्र में बहुत ही ध्यान दे रही है। अभी फरवरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने आयुष स्टार्टअप चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था। इसमें सभी ओपन टू ऑल था ये,
कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें ये था कि मेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 पार्ट में फर्स्ट था फूड, सेकंड था बायो मेडिकल के क्षेत्र वाले कर सकते हैं इसमें, और थर्ड था आईटी वाले। तो फूड में ये था कि फूड में ये देखा जाना था कि अपन हमारे जो भी फॉर्मुलेशन है या जो भी आयुर्वेद में बताया गया है, उनको और कैसे इनोवेट करके और भी न्यूट्रिशियस फूड अपन प्रोवाइड कर पाए। इसके बाद बायो मेडिकल वाला क्षेत्र था, उसमें ये था कि हमारे यहाँ बहुत सारे यंत्र उपकरण इंस्ट्रूमेंट जो है अभी भी यूज हो रहे हैं, तो उसमें और उनको और कैसे आगे डेवलप किया जा सकता है, या उसमें और कुछ नया जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो और कास्ट इफेक्टिव भी हो। तो इसमें जो ये स्टार्टअप था, इसमें हर कैटेगरी में 2-2 फर्स्ट प्राइज था और 1 लाख इसमें इनाम था, और सेकेंड रनर अप को 50,000। इट मीन्स हर कैटेगरी में 2 विनर थे और 1 रनर अप, और ये 6 लाख रुपीज का प्राइस था। ये इसका ये था कि मेन आयुर्वेद के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, उन्होंने घोषणा किया था कि जो भी स्टार्टअप आते हैं उनको हम आगे लेके जाएंगे, प्रमोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हुआ था अभी सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड में है, तो WHO ने घोषणा किया कि हम ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में स्थापित करेंगे, और इंडिया को उन्होंने चुना, और ये इसका उद्घाटन भी हो चुका है। जामनगर में ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनाया गया है। ये आने वाले दिन में मान के चलिए आयुर्वेदा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि स्टार्टअप और जो भी इनोवेशन है उसके लिए भी बहुत मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे हम अपने चीजों को, अपने पेशी को और मेडिसिन का इसमें साइंटिफिक बेस में रिसर्च होगा, उसके बाद हम पूरे वर्ल्ड के सामने और अच्छी तरीके से आयुर्वेदा को ले जा पाएंगे। नेक्स्ट, अब आयुर्वेद में कुछ आयुर्वेद डॉक्टर्स ने खुद से और इवन कुछ IIT के स्कॉलर्स से मिलके कुछ इनोवेशन किया है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन तो नहीं हुआ है, इसके लिए अभी ज़रूरत है, और आप जैसे टेक्निकल स्टूडेंट आएंगे तो और बेहतर होगा और बहुत सारे इनोवेशन होगा। इसमें एक कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वेदा पल्स इनोवेट हुआ है आयुर्वेद का ज्ञान लेके, आयुर्वेद एंड चाइनीज मेडिसिन सिस्टम का ज्ञान लेके रसिया ने इस वेदा पल्स को डेवलप किया है। इसमें नाड़ी का ग्राफ निकाल के वो एनालाइज करके बॉडी में जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी दोष हैं उनके बारे में बताते हैं, और ये काफी कॉस्टली मशीन है। नेक्स्ट, आईटी के क्षेत्र में भी हमारे कुछ डॉक्टर इनोवेट कर रहे हैं। इन्हीं में से डॉक्टर शिल्पा एरमे जो है महाराष्ट्र से आती है, तो पर्टिकुलर टाइम में आपके अंदर वात पित्त कफ क्या परीक्षण, मतलब आपका अंदर वात पित्त कफ या उसका एग्रीमेंट हुआ है, उसके इसमें इन्होंने कैलकुलेटर बनाया है। इसके द्वारा हम ये पता लगा कि दोष की प्रधानता है, उसके आधार पे अपन जो है
करते हैं। नेक्स्ट है विद्याग्नि यंत्र। आयुर्वेद पेन मैनेजमेंट के लिए विद्य कर्म, विद्य मतलब इंसिजन दिया है, इंजेक्शन के समान एक सुई रहती है जस्ट लाइक, और अग्नि चिकित्सा भी की जाती है, अग्नि चिकित्सा जैसे रहती है। तो ये दोनों पेन का करते हैं। तो अपन पहले ये क्या था, एक के लिए अपन सुई का अलग यूज करते थे और अग्नि मतलब कटरी का अलग यूज करते थे। तो महाराष्ट्र के डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने विद्याग्नि यंत्र का इस्तेमाल सिर में जो है मेडिकेटेड ऑयल भरते हैं और उससे बहुत सारा रोग का निदान होता है, चिकित्सा होता है। तो इसी में से पहले जो है थोड़ा सा टफ था जो भी अपन लगाते थे, लेकिन अभी रेडीमेड इसका सिरो 80 का इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। नेक्स्ट ये है द्रोणी। यहाँ पे द्रोणी में अपन क्या है, पहले क्लासिकल द्रोणी आता था, अब इन्हें हुआ तो बहुत ही मतलब ऑटोमेटिक और बेस्ट एडजस्टेबल द्रोणी आ रहा है, जिससे आसानी से अपन नट से कर्म, जैसे मैंने बताया नाक में मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, या भक्ति कर्म जो पंचकर्म का एक पार्ट है, वो आसानी से अभी जो डेवलप्ड जो मशीन है उससे आसानी से हो सकता है। जानुअस्थि यंत्र। जानुअस्थि यंत्र में पहले दिक्कत थी, बहुत सारे यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ये भी रेडीमेड इसका भी यंत्र छोटे छोटे आ गए हैं, जिसके माध्यम से आसानी से अपन जानु मतलब होता है नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट का जो पेन है, इसमें जानुअस्थि बहुत इफेक्टिव है, और इसी में जो अपन यूज करते हैं यंत्र, उसको जानुअस्थि यंत्र बोलते हैं। और इसमें क्या है, जो यंत्र लगा के उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल को अपन रखते हैं, जिससे ये पेन मैनेजमेंट में काफी इफेक्टिव है। नेक्स्ट अब फाइनली जो भी अभी बहुत सारे इनोवेशन बाकी है, और आयुर्वेदा जो है आप जो है टेक्निकल जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ओर देख रहा है कि आप भी आइए, समझिए आयुर्वेदा को, और यहाँ आप अपना क्या दे सकते हैं, इसके लिए हमेशा से आप लोग को इनवाइट करती है आयुर्वेदा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप NIT रायपुर के जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, अगर वो इस क्षेत्र में इनोवेट करना चाहे तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और नए नए स्टार्टअप लॉन्च कर रही है, सपोर्ट कर रही है। प्लस अगर आप कुछ बेसिक्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपना स्किल लगा के वहाँ पे कुछ नया इम्प्रूव करना चाहते हैं या नया इनोवेट करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदा आपको हमेशा वेलकम करती है। फाइनली आयुर्वेदा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इन द आइज ऑफ आयुर्वेदा नेचर इज द सुप्रीम मदर, indelessly forgiving, indelessly resourceful and joy those who acknowledge and work with her,
Endlessly accessible, we can work with the nature to regain and maintain health. Then should we desire, we can work even more closely with her to regenerate ourselves. Thank you for listening me. Thank you, all of you. Thank you, sir. I would like to thank Mr. Kusahu, Dr. Kusahu, for giving us this speech and about um, sorry. I would like to thank Dr. Kusahu, speaker of the session, to giving us information about the innovation in Ayurveda. And I would also like to thank everyone who have joined the session. So I would like to take any question from you guys. If you have any question, please ask from the speaker. Any questions from you guys? Okay, so if we don't have any questions, so we can conclude the meeting. Everyone can left. Thank you, everyone, and thank you, Ms. Dr. Kusav, for this special session. Thank you, everyone, and I am very grateful to give me this opportunity. And I am just trying to give you a basic knowledge of Ayurveda, and Ayurveda always welcome you to search something new, to innovate something new for human well-being. Thank you, sir. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.